नमस्कार दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधियों के लगभग हमने 700 के आसपास प्रश्न देख लिए थे, लेकिन अंतिम प्रहार के रूप में आज जो ये क्लास लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं सिर्फ 35 प्रश्नों की। और 35 प्रश्नों में से मानकर चलो 20 प्रश्न है जो जो शिक्षण विधियां होती है हमारी, जैसे प्रयोगशाला, प्रदर्शन, अवलोकन, इन विधियों पर आधारित रहेंगे। दोस्तों, जो शिक्षण विधियां हैं उन पर आधारित रहेंगे, विधियों पर आधारित रहेंगे। और टॉप इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो अंतिम समय है, छोटा वीडियो है, इसको जरूर देख लें आप एक बार। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने जिस प्रकार प्यार दिया है उसी प्रकार चाहते हैं कि आप सभी साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े, जहां पर हम आगे की भर्तियों के बारे में वहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है और इस पर जाकर सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो जरूर मेरे को फॉलो करें। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। अधिक से अधिक शेयर इसको जरूर कर दे आप। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपका। मित्रों, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है इस तरह, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला देखिए, आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? मतलब क्या है कि आगमन विधि में हम किस सिद्धांत पर चलते हैं? दोस्तों, किस सिद्धांत पर चलते हैं? चार ऑप्शन है और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सही आपका रहेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में हम कौन से सिद्धांत की ओर चलते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया। मित्रों, क्या कह रहा है? निगमन विधि है। कैसी है? यहां पर पहले बता दूं, आगमन विधि अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो आगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम पहले उदाहरण देते हैं और उदाहरण में सब कुछ समझ के फिर हम नियम की ओर जाते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है? नियम दे दिया जाता है और नियम से हम क्या कर लेते हैं? प्रश्न को सोल्व है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। मतलब ये क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है आपकी। ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समस्या समाधान विधि का गुण है। जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना समस्या समाधान विधि का गुण है। सोचने की आदत विकसित करना गुण नहीं है। अपने विचारों को मुक्त रूप में व्यक्त करना यह भी गुण नहीं है। तो ऑप्शन 1 यहां पे क्या हो गया आपका? सही हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? मित्रों, उसके वातावरण पर आधारित, अगर हम कोई वातावरण है उसका प्रयोगशाला विधि में नहीं दे सकते, प्रदर्शन में नहीं दे सकते, अवलोकन में दे सकते हैं, क्योंकि उसका अवलोकन बालक को करवा सकते हैं, उसके वातावरण का अवलोकन, उसके परिवार का, उसके विद्यालय का। तो अवलोकन विधि यहां पे सही रहेगी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि? बताइए, आगमन विधि किससे ओर चलती है? उदाहरण से नियम की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर? यह विशिष्ट और सामान्य है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। तो उदाहरण से नियम मतलब उदाहरण विधि के नाम से भी हम आगमन विधि को जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 6 नंबर क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि का विकास किया था? मोंटेसरी ने, फ्रोबेल ने, डोल्टन ने या आर्मस्ट्रांग ने? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है कि जो किंडरगार्टन विधि है उसका विकास किसने किया? बताइए मित्रों, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने। विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि है। अब आपको बताना है इसका विकास किसने किया। देखते हैं किन किन साथियों का यहां पर यह सही होता है। दोस्तों, किसने किया था? फ्रोबेल ने। ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये सीधा क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, ये किंडरगार्टन विधि वाला, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गहन अध्ययन या निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? गहन अध्ययन या निष्ठ शिक्षण में जो मौन वाचन है वो किस कक्षा से प्रारंभ करना अच्छा होगा? दोस्तों, बताइए किस कक्षा से? कक्षा 5 से। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? आप दे रहे हैं भाषा की शिक्षा, आप पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा कक्षा के अंदर, तो आप कौन सा शिक्षण सूत्र काम में लेंगे? क्या कठिन से सरल की ओर जाएंगे? कभी नहीं।
सरल से कठिन की ओर जाएंगे, हां जाएंगे। सही ऑप्शन 2 रहेगा यहां पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, आगमन का या निगमन का? आप दे रहे हैं व्याकरण की शिक्षा और किस प्रणाली का प्रयोग, आगमन की व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? आगमन निगमन विधि होती है, यही होती है ना? तो बताइए किस प्रणाली का प्रयोग करेंगे? आगमन प्रणाली का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? दुर्बल है, मंदबुद्धि छात्र है, उनके लिए आप हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि काम में लेंगे? प्रश्नोत्तर? नहीं। पुस्तक विधि? नहीं। समस्या समाधान विधि? नहीं। लेख विधि? लेख विधि ही दुर्बल और मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त रहेगी हिंदी शिक्षण के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? बात यहां पे हो रही है रचना शिक्षण की। परामर्श, भाष्य, रूपरेखा और निर्देशन। सिंपल क्वेश्चन, रचना करनी है आपको, तो भाष्य के अंदर रचना करोगे क्या आप? नहीं। तो भाष्य विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपेट्रिक है, अरस्तु है, स्टीवेंसन है या पाइथागोरस है? कौन है? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। कौन है? किलपेट्रिक। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? करके सीखना, अनुभव से सीखना, पढ़कर सीखना, देखकर सीखना। प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके उसके अनुसार हम सीखते हैं, मतलब कुछ काम करके सीख रहे हैं हम वहां पर। तो किस सिद्धांत पर है? करके सीखना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? आप लिखना सिखा रहे हैं तो किस बात पर ध्यान देंगे? बच्चा ठीक तरह से बैठे, आप खुद है शिक्षक बन जाओ और फिर इस प्रश्न को सोल्व करो। देखिए ऑप्शनों को पढ़िए फिर। बच्चा ठीक तरह से बैठे, वह किसी से बोले नहीं, वह अध्यापक की बात सुने या लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आप लिखना सिखा रहे हैं बच्चे को, पहली कक्षा दूसरी कक्षा का बालक है ये। तो ऑप्शन 4 सही है। 15 नंबर है, निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण कौन सा होता है? पहला, पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना, यह गुण है इसका। अगला देख लीजिए, विद्यार्थियों के पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, यह भी है। व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व देना, यह भी है। ये सभी निरीक्षित स्वाध्याय विधि है, उसके गुण है, उपयुक्त सभी। नंबर 4 यहां पे सही आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन से, व्याख्यान से, खोज से या प्रयोगशाला से? बात प्राचीन काल की हो रही है। प्राचीन काल के अंदर गुरु है, वो शिष्यों को ज्ञान देते थे, तो वो शिक्षा है किस विधि से देते थे? प्राचीन काल में क्या किया जाता था? व्याख्यान के द्वारा पढ़ाया जाता था। तो सही कौन सी रहेगी? व्याख्यान विधि आपकी यहां पे क्या रहेगी? सही रहेगी दोस्तों। ऑप्शन 2 है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति किसमें होती है? निबंध में होती है, गद्य में होती है, नाटक में होती है या पद्य में होती है? भावों की अधिकाधिक, अपने भाव है उनको आप अधिक से अधिक अभिव्यक्त किस में करेंगे? निबंध में करेंगे या गद्य में करेंगे? नाटक में करेंगे या पद्य में करेंगे? यह क्वेश्चन है, यहां पर आप पद्य मत कर देना। भावाभिव्यक्ति पद्य की सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन भावों की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति होगी गद्य शिक्षण के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? अनुकरण वाचन करते समय कभी नहीं, अनुकरण वाचन के बाद। सही है, अनुकरण वाचन के बाद ही जो उच्चारण अभ्यास है वो कराया जाता है और करवाना भी चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य। भाषा के जो तत्व हैं
भाषा के जो तत्व हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का या निबंध शिक्षण का? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। और भाषा के तत्वों का हमें ज्ञान होता है, वो होता है गद्य के अंदर, तो गद्य शिक्षण का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 20, षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? आप बताना चाहते हैं कि षडानन का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, चित्र दिखाएंगे, व्युत्पत्ति द्वारा या अर्थ कथन के द्वारा? षडानन, षडानन किसके द्वारा? समास विग्रह के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छी भी क्वेश्चन है ये भी। उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि? सस्वर, मौन, द्रुत या सभी? उच्च कक्षाएं, उच्च कक्षाएं यानी आप मान लो 11th या 12th या कक्षा 9th या कक्षा 10th की बात हो रही है। यहां पे कौन सी विधि अच्छी रहेगी वाचन की? मौन वाचन दोस्तों। कौन सी रहेगी? मौन वाचन रहेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 22, पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास का एक साधन है। पाठशाला के अंदर वार्तालाप की शिक्षा देते हैं तो उस समय अभ्यास का एक साधन कौन सा है? चित्रों का प्रयोग, कहानी रचना, वाद विवाद प्रतियोगिता या तीनों? ये तीनों है ना आपके, ये अभ्यास के साधन है मित्रों। चित्रों का प्रयोग हो, कहानी की रचना करना हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, तो तीनों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है? ब्रेल लिपि के द्वारा किनको पढ़ाया जाता है? दृष्टिहीन को, मंदबुद्धि को, मूकबधिर को या सभी को? ब्रेल लिपि के द्वारा अध्ययन या शिक्षा किनको दी जाती है मित्रों? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। किनको? दृष्टिहीन बालकों को। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दृष्टिहीन बालकों के लिए किस लिपि का प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बालक को किसके माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए? यह सबको पता है और सबने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन। बालक को किसके माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से? राष्ट्रभाषा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं, मातृभाषा में, मातृभाषा के अंदर एक बालक को क्या करनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बात कविता शिक्षण की कर रहा हूं मैं यहां पे, और उसके लिए देखिए उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए विधि बतानी है कौन सी है? चित्र प्रदर्शन, संभावी कविता प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर रचना या कवि परिचय द्वारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, या बहुत सारे साथी है जिनने पहली बार यह क्वेश्चन पढ़ा है। संभाव विधि पढ़ी है ना आपने, तो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी होगी? संभावी कविता प्रस्तुति दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, कविता शिक्षण का प्रमुख जो अंग है वो क्या होता है? कविता शिक्षण का प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है? भावबोध, शब्दार्थ, सरलार्थ, पठन। कविता शिक्षण का प्रमुख जो अंग है वो होता है भाव का बोध। अब यहां पे क्वेश्चन बना दूं वापस आपके लिए, अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति किस विधि में, किसके में होती है? वो होती है गद्य के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27, जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है, जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वो है बोध पाठ तो है, रस पाठ भी है, रचना पाठ नहीं है, उपयोजन पाठ भी है। ये रचना पाठ है ना, ये कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन नंबर 28, पाठों उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठों उपरांत मूल्यांकन, पाठ के उपरांत तो देखिए पाठ पढ़ाने से पूर्व नहीं, पाठ पढ़ाते समय नहीं, पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन लिया जाए उसको पाठों उपरांत मूल्यांकन कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक किसके आधार पर कहता है या करता है? संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु,
प्रश्नों अपने अनुभव किसके आधार पर करेगा? संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन पाठ्य वस्तु के आधार पर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है? गहन अध्ययन की बात हो रही है। गहन अध्ययन के अंदर बात किसकी हो रही है कि व्याकरण का ज्ञान आप कैसे कराएंगे? गहन अध्ययन में व्याकरण के नियम बताकर, व्याकरण के सूत्र बताकर, व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से करके। यह होता है गहन अध्ययन में व्याकरण का ज्ञान कराने का तरीका। जो व्याकरण का समन्वय है वो किसके द्वारा? पाठ्य पुस्तक से कर दिया जाता है। और उसके उपरांत दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है 31 नंबर, चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? किसका? अनुवाद का, शब्दकोश का, मौखिक अभिव्यक्ति का, या सभी का? चित्र हो, प्रतिमूर्ति हो, आंगिक चेष्टा हो, इनके द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण, अर्थ नहीं समझ रहा है बालक तो किसका सहारा लेगा? मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेगा बालक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का यह भी एक उपाय बन सकता है। कौन सा? मातृभाषा से तुलना करना, सूत्र रटाना, रोज व्याकरण पढ़ाना, या उक्त में से कोई नहीं? व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का एक तरीका इनमें से कौन सा है कि मातृभाषा से तुलना करना। नंबर 1 ऑप्शन है जो यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, वाचन शिक्षण से पूर्व बालक की क्रियाशीलता को जागृत रखने के लिए उपयोगी होगा। क्या होगा? चित्र बनवाना, मुद्रित पुस्तकें दिखवाना, सामूहिक वाचन करवाना, या वार्तालाप का अभ्यास करना। बात किसकी कर रहे हैं कि वाचन शिक्षण का आप क्या करवा रहे हैं? अभ्यास। वाचन शिक्षण करवाना चाहते हैं तो उससे पूर्व बालक की क्रियाशीलता जागृत अगर आप करना चाहते हैं तो चित्र बनवाइए उसके बारे में। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए? वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए थे? मेनजिल ने नहीं, ब्रेकनेर ने किए थे। यह क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा साहित्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से सही कथन को पहचानना आपको। पहला, मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग नहीं होता, देखो और पढ़ो। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान है, यह भी गलत। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है, सही कथन है ये। उत्तम विधि प्रयोग विधि, और व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि है। अब मित्रों यहां पर आप बताइए कि व्याकरण विधि की सबसे उत्तम विधि हम कौन सी मानते हैं? आगमन निगमन विधि मानते हैं। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है जो सही नहीं बैठ रहा है यहां पे। तो ये 35 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे? अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए मित्रों, अंतिम समय है, वो आपका डाउट है वो क्लियर जरूर किया जाएगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट करके बता दें। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो करें दोस्तों, यहां पे आपको आईडी दी गई है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।